तो मेरा नाम शिवम सिंह है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे बारे में जानते ही होंगे। तो चलिए आपको थोड़ा विस्तार में बताता हूँ अपने बारे में। शुरू करता हूँ अपने 11th क्लास से। ठीक है, तो 11th क्लास में जैसे सब कोई तैयारी कर रहे थे, किसी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट टाइम जो कंपटीशन को जो फेस करना होता है वो मैंने पहले 11th क्लास में ही देखा था। तो मैंने भी कोचिंग वगैरह ली, वहाँ पटना में मैंने पढ़ाई की थी। तो 11th और 12th क्लास के बाद जो मैंने JEE अटैम्प्ट किया, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में तो मेरा 10,746 रैंक आया था IIT JEE में। और उसके साथ साथ और ट्रिपल भी मैंने दिया था, तो उसमें मेरा कुछ 13,521 रैंक आया। तो जैसे कि 10,000 में आपको IIT JEE में एडमिशन नहीं मिल सकता, कोई भी IITs में आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो मैंने फिर NITs का देखा और 13,521 रैंक पे मुझे NIT रायपुर मिल गया। तो मैंने दूसरा अटेम्प्ट नहीं लिया IIT के लिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखने को तब मिलेगी जब मैंने पूरे फर्स्ट ईयर में जो अपना बिता रहा था, तो मुझे कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद मैं एक अटेम्प्ट और ले लेता तो ज़्यादा बेटर होता। तो यहाँ पर आप एक चीज़ सीख सकते हैं कि आप जब तक रिस्क नहीं लीजिएगा लाइफ में, तो आपको कुछ अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ में। तो वहाँ मैंने गलती किया कि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ फॉलो किया। मतलब हो सकता था अगर मैं चांस लेता तो हो सकता मेरे को IIT मिल सकता था। और इस बात का अफसोस मेरे को पूरा फर्स्ट ईयर तक तो रहा ही था। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रहा ही। तो फिर मेरा एडमिशन हुआ NIT रायपुर में। तो मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एडमिशन हुआ वहाँ पर। फिर मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ भी खास पढ़ाई लिखाई तो की नहीं। मैं बस बैडमिंटन चेस वगैरह यही सब खेलता रहता था दिन भर हॉस्टल में। बहुत कम अटेंडेंस रहता था मेरे कॉलेज में। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ इंटरेस्ट आया तो थोड़ा रोबोटिक्स वगैरह स्टार्ट किया मैं। रोबोटिक्स वगैरह में मैं शायद सेकेंड सेमेस्टर के एंड में मैंने रोबोटिक्स वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था। तो पहले तो मैंने कुछ उसकी कोर्सेज़ वगैरह की, एम्बेडेड सी की। उसके बाद फिर एम्बेडेड सी कोर्स करने के बाद फिर देखा जाए कि कहीं अप्लाई किया जाए रोबोटिक्स को। तो फिर रोबोटिक्स को अप्लाई किया मैंने। IIT गुवाहाटी में एक गया था, तो वहाँ पर मुझे पोल क्लाइंबिंग रोबोट बनाना था। तो वहाँ पे मेरा प्री में सेकंड रैंक आया था वहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने देखा कि रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा मेरे लिए एक्सपेंसिव हो जा रहा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है और यू आर अनसर्टेन अबाउट द रिज़ल्ट्स कि आपको आउटपुट मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। फिर मैं देखा कि इस चक्कर में मेरा पॉइंटर बहुत ड्रास्टिकली, मतलब मैंने अपना टारगेट रखा कि कम से कम 8 से ऊपर तो मेरे को पॉइंटर रखना ही है। तो बस मेरा मिनिमम में इतना रिक्वायरमेंट था कि मैं 8 से ऊपर पॉइंटर कैसे भी रखूँगा। लेकिन फिर मेरा देखा कि थर्ड सेमेस्टर के बाद मेरा पॉइंटर थोड़ा 8 से कम हो गया। तो फिर मैं सोचा कि अब थोड़ा पॉइंटर बढ़ाने का टाइम है। तो चौथा सेमेस्टर मैंने पूरा रोज़ क्लास जाता था, फिर नोट्स वगैरह क्लास नोट्स बनाना सब किया फोर्थ सेमेस्टर में पूरा सिंसियरली। तो उसके बाद फिर मेरा फोर्थ सेमेस्टर में बहुत अच्छा आया था, तो मेरा 8 के ऊपर फिर पॉइंटर चला गया। उसके बाद फिर फिफ्थ सेमेस्टर की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि अब फिफ्थ सेमेस्टर में मेरे दिमाग में था, स्टार्ट तो मैंने सोच कि क्या करूं, क्योंकि अब थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ चुका था फिफ्थ सेमेस्टर से। तो फिर मेरे दिमाग में पहला आइडिया आया कि GRE करता हूं। लेकिन फिर GRE के बारे में पता किया तो फिर देखा कि आपका एकेडमिक्स अच्छा होना चाहिए, आपको सब चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं GRE से मास्टर्स करना चाह रहा था, और मेरा बैचलर में ही इतना अच्छा कंसेप्ट नहीं था इलेक्ट्रिकल का कि मैं मास्टर्स क्या करूँगा। तो फिर मैं सोचा कि गेट की कोचिंग कर लेता हूँ ताकि मेरा कुछ बेसिक कंसेप्ट बन जाए। तो उसके बाद फिर क्योंकि क्लास में तो मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी नहीं, और ना ही मैं उतना अच्छा से डिटेल में बुक्स में पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो कोचिंग मेरे लिए बेटर ऑप्शन था। तो फिर मैंने देखा कि रायपुर में मैंने गेट एकेडमी फिर ज्वाइन कर लिया फिफ्थ सेमेस्टर में। लेकिन आप पढ़ना और सोचना और करने में बहुत अंतर हो जाता है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में यहाँ मैं देखा कि क्लासेस तो 6 बजे से लगती है, और 6 बजे सुबह उठना मेरे लिए तो असंभव जैसा था कि 6 बजे सुबह मैं उठूँ कैसे, क्योंकि जो आदमी 2, ढाई, 3 बजे तक सोता है रात में, वो 6 बजे कैसे उठ सकता है।
तो 5th सेमेस्टर में लेकिन सैटरडे संडे को मैं बस क्लास करता था, क्योंकि उस वक्त सुबह क्लासेस नहीं लगती थी, 10 बजे से क्लास लगती थी। तो मैं पूरा 5th सेमेस्टर ढांडे सर की क्लास किया था कंट्रोल सिस्टम की, केवल 5th सेमेस्टर में केवल कंट्रोल सिस्टम पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। तो उसके बाद 5th सेमेस्टर के बाद लेकिन ढांडे सर पढ़ाते इतना अच्छा था कि इंटरेस्ट तो आ गया था सब्जेक्ट में, कि पहले तो मैं इस तरह से गया था कि कुछ सीख लूँगा ताकि मेरा काम हो जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो गया था इलेक्ट्रिकल में। तो फिर कंट्रोल सिस्टम, जैसे मानता हूँ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बट जिसको कुछ नहीं पता है उसके लिए सब सब्जेक्ट इक्वलेंट है। तो फिर कंट्रोल सिस्टम मेरा इंटरेस्ट हुआ। तो उसके बाद फिर जब 6th सेमेस्टर में मैं आया तो मैं सोचा कि मैं गेट का प्रिपरेशन तो कर रहा हूँ और कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के बाद मेरे को इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो क्यों ना फुल टाइम अच्छे से प्रिपेयर किया जाए, मतलब कि क्लासेस मिस ना करके पूरा सारे क्लासेस अटेंड किया जाए। तो 6th सेमेस्टर में ऐसे ही पहली क्लास लगी उसकी, तो सुबह 6 बजे जैसे तैसे, मतलब मैं सोया नहीं पूरी रात और सुबह डायरेक्ट क्लास 6 बजे गया, मतलब कि पूरी रात नहीं सोया, 6 बजे क्लास पहुंच गया। तो मैथ्स के सर थे गुरुपाल सर, तो उनसे बात हो रही थी कि, तो मैंने उनसे, जैसे सबका डाउट होता है कि सर 6 बजे नहीं उठ पाता हूँ, सुबह नहीं उठ पाता हूँ, कैसे करूँ ये वो, तो उन्होंने बस एक बात बोली मुझे कि जब आपको पढ़ाने वाला 6 बजे उठ के आ रहा है आपको पढ़ाने के लिए, तो जिसको पढ़ना है उसको उठने के लिए तो आपको खुद देखना पड़ेगा, मतलब जो आपको देने वाला आपके लिए इतना उत्सुक है, तो जो एक्सेप्ट करना है उसको भी कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट दिखाना ही पड़ेगा। तो उनकी बात थोड़ी मोटिवेटिंग लगी थी मुझे। तो उसके बाद से मैं सोच लिया कि मैं एक भी क्लास नहीं मिस करूँगा, चाहे कुछ भी हो, 6 बजे उठ के मेरे को क्लास जाना ही है। उसके बाद फिर मैंने 6th सेमेस्टर से रेगुलरली क्लास करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट ख़त्म होते गए। तो उस वक्त कोई प्लानिंग नहीं था, मतलब जैसे कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस सब्जेक्ट ख़त्म किए जा रहा हो, तो मैं सब्जेक्ट ख़त्म किए जा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आया मेरा 7th सेमेस्टर। 7th सेमेस्टर में फिर आप जानते हैं क्या होता है, प्लेसमेंट का ये वो। तो फिर नौकरी, घर वाले भी बोले, मैं बोला कि मैं तो प्लेसमेंट में ही नहीं बैठूंगा। फिर घर वाले बोले कि नहीं प्लेसमेंट तो एटलीस्ट ले ही लो, फिर तैयारी करते रहना साथ में। तो फिर प्लेसमेंट ऐसा हुआ कि मेरी L&T कंपनी आई, तो उसमें मैं बैठा, तो उसमें मेरा प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि थोड़ा डाइवर्ट हो गया दिमाग की, जैसे कि मैं तैयारी तो सिंसियरली कर रहा था, लेकिन फिर आपको एक लग जाता है ना यार प्लेसमेंट तो मेरा हो चुका है, तो थोड़ा तैयारी में आप थोड़ा डगमगा जाते हैं। तो मेरे साथ में मेरे दोस्त थे, कुछ लोग जो साथ में मेरे प्रिपरेशन कर रहे थे, रोहित था, फिर लोकेश थे, उदित वगैरह सब थे मेरे साथ, दया वगैरह। तो रोहित वगैरह सब, उन सबका सेम था, सबका प्लेसमेंट L&T में हुआ। लेकिन रोहित के साथ एडवांटेज क्या हुआ कि जैसे मैंने अपना प्रिपरेशन एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा छोड़ दिया था, मतलब जैसे कि मैं सेमेस्टर के टाइम में ही पढ़ता था, लास्ट टाइम में सेमेस्टर में ही पढ़ता था। तो उस वक्त मेरे लिए तो सब पूरा 7th सेमेस्टर को मेरे को 5-6 दिन में निपटाना था। तो उसके लिए मेरे को पूरा फोकस सेमेस्टर पे ही रखना था, क्योंकि पास तो होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैं पूरा फोकस 7th सेमेस्टर पे दिखाया, तो जिस कारण से मेरा पूरा गेट अनटच्ड रह गया। फिर आपका फ़्लो एक बार आपका टूट जाता है ना फ़्लो, तो फिर आपको गेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और रोहित के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि उसने अपना फ़्लो मेंटेन रखा। वो थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ता था गेट का, चाहे सेमेस्टर एग्ज़ाम भी हो या कुछ भी हो, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ते रहता था। जिस कारण से उसका 1 महीना पहले सिलेबस ख़त्म हो गया और उसने उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कर दिया बाकायदा। और मैं सिलेबस ही ख़त्म करते रह गया, और मेरा कुछ 10 या 15 दिन पहले सिलेबस पूरा ख़त्म हो पाया था, मतलब फर्स्ट बार में पूरा पढ़ के थोड़ा एक रिवीजन जो कहते हैं आप, वो हो पाया। तो फिर मैं टेस्ट सीरीज़ लिखना स्टार्ट किया। तो टेस्ट सीरीज़ जितना कितना लिख पाऊँगा, मैं 1-2 लिखा। फिर मेरे को लगा कि नहीं, एक बार और रिवीजन कर लेता हूँ, ताकि मैं, हो सकता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ। तो ये जो कुछ गलतियाँ थी जो मैं बता रहा हूँ, ये एक सही प्रोसीजर नहीं है फॉलो करने के लिए। तो मैं रिवीजन किया, फिर मेरे को लगा कि और अच्छा हो जाएगा, एक बार और पढ़ लेता ताकि सब फॉर्मूलाज याद हो जाए। तो इस करने में मेरा गेट का एग्ज़ाम आ गया। अब गेट के एग्ज़ाम में अब जैसा होता है कि आपको लगता है कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन में वो जो छोटू है वो बोलता है कि आई ड्रिंक एंड आई नो थिंग्स, तो उसी कॉन्फिडेंस में मैं भी चला गया कि आई नो थिंग्स। बट आप कुछ जानना और उसको अप्लाई करने में बहुत अंतर हो जाता है, क्योंकि अप्लाई करने के लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि प्रैक्टिस होना चाहिए टेस्ट सीरीज का। जिस चीज़ को आप पहले से एक्सपीरियंस किए रहेंगे
तो उस चीज़ को अगर आप एग्ज़ाम में अगर आप अप्लाई कर रहे होंगे तो वो आपके लिए ईजी होगा। अगर आप सोच के जा रहे हैं कि मेरे को तो सब्जेक्ट की थ्योरी आती है, मैं जाके एग्ज़ाम में डायरेक्ट अप्लाई करूँगा, तो ये सबसे बिगेस्ट ब्लंडर कर रहे हैं आप। तो फिर ब्लंडर का रिज़ल्ट भी आया कि रोहित का आया ऑल इंडिया रैंक 9 और मेरा आया ऑल इंडिया रैंक 698। सो आप देख सकते हैं वास्ट डिफरेंस, छोटी सी गलती और डिफरेंस कितना लार्ज। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं सोचा कि अब क्या करूं, तो मैं सोचा कि यार चलो LNT ही चलता हूं, छोड़ो अब हो गई बहुत तैयारी। तो LNT के चक्कर में अब फिर 8 सेमेस्टर ऐसे ही निकाल दिया हंसी खुशी में। तो उसके बाद फिर 8 सेमेस्टर जब एंड हुआ तो फिर ऐसा हुआ कि सब घर वाले को भी मैं रजामंद कर लिया कि मैं LNT जा रहा हूँ, अब कुछ नहीं, तैयारी व्यारी हो गई बहुत। फिर ऐसा हुआ कि मैं एक दिन ऐसे ही दिल्ली घूमने के लिए अपने दोस्त के साथ गया। तो जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा, मैं मेडीजी का कोचिंग वगैरह था, तो वहाँ पे कोचिंग में सोचा कि एक अटेम्प्ट और लिया जाए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो तैयार हो ही चुका था। ऐसा नहीं था कि मेरे से बस गलती ये हो गई थी कि मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया और टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाया। तो मैं सोचा कि एक अटेम्प्ट और लेता हूँ। तो अब ऐसा मेरे पास 2 ऑप्शन था कि या तो मैं घर पे बैठ के तैयारी करूँ, तो मेरे जैसे आदमी के लिए फ्लो खोना बहुत आसान है, मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो मैं घर पे तो तैयारी नहीं कर सकता था। तो मैं सोचा कि चलो दिल्ली तो आया हूँ, तो यहाँ मेडीजी में एडमिशन ले लेता हूँ। तो फिर मैंने मेडीजी में एडमिशन ले ली। उसके बाद फिर ऐसा था कि मेरे को तो बहुत सारे सब्जेक्ट आते थे और कुछ कुछ सब्जेक्ट मैं भूल चुका था, मतलब क्योंकि एक बहुत सारे मंथ्स का गैप आ गया था, तो रिवीजन किया नहीं था, तो बहुत सारे सब्जेक्ट भूल गया था मैं। तो उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेडीजी का शेड्यूल बहुत हेक्टिक था। तो फिर अब जैसे जैसे रिवाइज़ करते रहते हैं सब्जेक्ट, तो वहाँ अब मैं सोचा कि अब मेरे को स्ट्रैटेजी वाइज बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है, क्योंकि मैं गलतियाँ कुछ कुछ कर चुका था, तो वो गलती मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा था। तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ स्ट्रैटेजी क्या थी कि मेरे को टेस्ट सीरीज़ तो देना है, टेस्ट सीरीज़ तो मेरे को लिखना ही लिखना है, और मेरे को रिवीजन भी करना है। तो सब्जेक्ट कॉपी बार बार रिवाइज़ नहीं करने की जगह मैं टेस्ट सीरीज़ की गलतियों को रिवाइज़ करूँगा। ये एक्सपेरिमेंटल थॉट था मेरे दिमाग में कि पिछली बार क्योंकि मैं रिवीजन कर चुका था बहुत बार, तो बहुत सारे सब्जेक्ट तो मेरे रिवाइज थे, तो स्ट्रैटेजी के साथ मेरे को क्लियर होना था। तो इस बार मैं टेस्ट सीरीज़ लिखता था, तो उसमें जो गलतियाँ होती थी, जिस थ्योरी एरिया में मेरा गलत हो रहा था, उस एरिया को मैं लिख लेता था। जैसे शॉर्ट नोट्स आप बनाते हैं तो सारे फॉर्मूलेज लिखते हैं ना, मैं सारे फॉर्मूलेज ना लिख के जो एरिया में गलती हो रहा था केवल वही वाला फॉर्मूला, उसी का थोड़ा सा थ्योरी लिख लेता था वहाँ पे कि क्या मैं गलत किया हूँ। और मेरे दोस्त लोग भी थे, तो वो मेरे को बस यही बोलते थे कि जितनी गलतियाँ करना है इसी बार कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में वो गलतियाँ मत करना, जितनी गलतियाँ हो सके एग्ज़ाम से पहले कर लो। मेरा एक दोस्त शुभम था, उसने मेरे को यही सलाह किया था कि आपको जितनी गलतियाँ करनी है आप एग्ज़ाम से पहले कर लीजिए, टेस्ट सीरीज़ में कर लीजिए, क्वेश्चन बनाते वक्त कर लीजिए, सब एक्सेप्टेबल है, एग्ज़ाम के दिन गलती मत करिएगा। तो यही हुआ। तो मैं बहुत सारी गलतियाँ होती थी मेरे टेस्ट सीरीज़ में, तो उसको करेक्ट करते रहता था, रिवीजन करते, इस चक्कर में मेरे सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में सेट हो गए। उसके बाद फिर मेरा टेस्ट सीरीज़, अब मेरे पास टाइम तो बहुत था क्योंकि मेरा थ्योरी तो कंप्लीट था मेरा पार्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लिखने का सोचा। तो इस चक्कर में क्या होता है, जैसे आप लोग के दिमाग में थोड़ा इसका टेस्ट सीरीज बढ़िया है, इसका टेस्ट सीरीज अच्छा है कि उसका है, तो आप क्या करते हैं सीधे आप जज करने लगते हैं कि इसका बढ़िया है कि नहीं है। बढ़िया हर जगह का रहता है। तो मैंने भी वही काम किया। मैं क्या किया, मेडीजी का तो मेरे पास टेस्ट सीरीज़ था ही, और गेट एकेडमी का मैं पिछले साल टेस्ट सीरीज़ लिखा था, तो मेरे को पता था कि उसके क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए वो बहुत बढ़िया था। तो गेट एकेडमी का मैं फिर से ज्वाइन कर लिया, और एक मैं ऐसे ही मैं ट्राई करने के लिए एक वानी का भी ज्वाइन कर लिया था, तो उसके भी 1-2 टेस्ट लिखे थे मैंने। उसके बाद फिर मैंने थॉरली टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिखा, बाकी सब उसके बाद फिर उससे शॉर्ट नोट्स बना लिए। अब आपके अगला प्रोसेस क्या होता है कि आप जब टेस्ट सीरीज़ के लिख लिए हैं, तो आपको 1 महीना पहले आप एक रीडिंग रिवीजन मार लीजिए पूरा सब्जेक्ट का एक बार बस। उसके बाद आप फुल लेंथ लिखना स्टार्ट करिए। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मतलब कि सारा सब्जेक्ट उसमें इंक्लूडेड हो, जैसे गेट में आपका पेपर आने वाला है उस हिसाब से आप लिखना स्टार्ट करिए। तो फुल लेंथ लिखने के बाद आपको, अब उससे पहले जो होते जो मैं लिख रहा था वो सब थे सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़। सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़ में आपको स्कोर करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें आपको क्वेश्चन सीखना है कि आप क्या क्या गलती कर रहे हैं। फुल टेस्ट में आपको स्कोर करना है, आप स्कोर कर रहिएगा, और कभी भी आप मार्क्स नहीं कंपेयर करिए कि आपको कितना मार्क्स आए, आप ये कंपेयर करिए कि आपके क्वेश्चंस कितने गलत हो रहे हैं। कि जैसे मैं मानता था कि 15 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करने चाहिए,
मैक्सिमम 15। तो मैं 10, अगर 10 क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो आप बहुत ही सेफर साइड में है। 15 क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप ठीक ठाक साइड में है। उससे ज़्यादा गलत हो रहा है तो आप कुछ गलती कर रहे हैं, आपको उसको सुधारना पड़ेगा। मतलब आपको जिस एरिया में ज़्यादा गलत हो रहा है उस एरिया का आप एक बार थ्योरी रिवाइज कर लीजिए। तो हाँ, और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना ये चाहता हूँ ना कि मैं रिवीजन जो आप करते हैं एक बार लास्ट में सब पढ़ के एक बार लास्ट में रिवाइज़ करना, ये बहुत गलत आदत है जो मैं पिछले साल किया था कि सब सब्जेक्ट को बस सब्जेक्ट निपटाते गया और लास्ट में रिवाइज़ किया। तो रिवीजन करते हुए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो उसको रिवीजन के लिए, उसको एक बार रिवाइज़ करने के लिए आपको 1 महीना से पहले ही कर देना है। मतलब कि अगर आप एक तारीख को आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा तो उसका अगला रिवीजन आपको 1 महीना से पहले ही करना है, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर 1 महीना का लैग आने दीजिएगा तो वो सब्जेक्ट आपके नया हो गया होगा और आपको फिर से डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा। फिर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे होंगे, फिर से आप सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे होंगे। हाँ, अब आता है आपको कैसे फुल टेस्ट लिखना है। फुल टेस्ट लिखने के लिए ना कभी भी आप आइडियल सिचुएशन में नहीं बैठिए। मतलब कि पूरा एकदम टेबल वेबल का अरेंजमेंट करके, पूरा लैपटॉप निकाल के, पूरा साउंड प्रूफ इन्वायरमेंट में बैठ के वो काम एकदम मत करिएगा। जितना आप नॉन आइडियल सिचुएशन में टेस्ट सीरीज लिखिएगा उतना आपका इम्प्रूव होगा। जैसे कि मैं क्या करता था कि मैं खाना खा के तुरंत आया, बिछावन पे बैठा हुआ हूँ तो बिछावन पे ही टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया। कभी घूमते फिरते भैया के रूम पे चला गया तो भैया के रूम पे ही टेस्ट सीरीज दे दिया। तो रूम में हल्ला वल्ला हो रहा है उस वक्त टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट कर दिया। कभी कभी तो मेरे हाथ में पेन भी नहीं रहता था तो ऐसे ही मैं टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर बीच टेस्ट में मैं पेन खोज रहा हूँ। तो मतलब हमेशा आप नॉन आइडियल सिचुएशन लेके चलिए, क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम के दिन आपके साथ कैसा रहेगा। जैसे मेरे एग्ज़ाम के दिन में मेरा माउस ख़राब था, मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा हिला रहा था तो वो ठीक से हिल नहीं रहा था। तो ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिए और क्या। और उसके बाद फिर आता है आपके फुल लेंथ टेस्ट लिखने के बाद। तो मेरा फुल टेस्ट में ऐसा होता था कि मैं जैसे बहुत सारे टेस्ट लिखा था तो उसमें से मेरा 3-4 टेस्ट में मेरा 80 से पार हो गया था नंबर, मतलब कि 80 से ऊपर था नंबर। बाकी बहुत सारे टेस्ट में 70 से 80 के बीच में मार्क्स था। और बहुत सारे टेस्ट, दो नहीं बहुत कम टेस्ट में मतलब 70 के नीचे चला गया था। मतलब कि 65 67 इस टाइप से कुछ मार्क्स थे। तो ये मार्क्स तो मैं आप लोग को बताने के लिए देख के आया हूँ, लेकिन ऐसा जब मैं तैयारी कर रहा था, जब मैं फुल टेस्ट लिख रहा था तो मैं क्वेश्चंस के हिसाब से जोड़ता था कि मेरे कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। जो 80 वाले रेंज में थे उसमें मेरे 10 क्वेश्चन के आसपास गलत होते थे। जो 70-75 वाले जो रेंज था उसमें मेरा 15 क्वेश्चन के आसपास गलत होता था। और जब जिसमें मैं अच्छा टेस्ट नहीं लग गया था तो उसमें मेरा 15 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो जिसमें आपका 15 से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाए, तैयार हो जाइए कि आपका किस एरिया में गलती हो रहा है। उस एरिया को आप एक बार देख लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स बाकायदा बना लीजिए और वो गलती रिपीट नहीं करिएगा। अगर आप गलती नहीं रिपीट करते चाहिएगा ना अगले टेस्ट में, तो ऐसा ही आपका लेवल बढ़ रहा है और गेट एग्ज़ाम आते आते तो आप समझ लीजिए आप किस लेवल पर रहेंगे। हाँ, और एक और चीज़ बात यह है कि एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन पहले, नहीं 2 दिन पहले मैं एक टेस्ट लिखा था जिसमें मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आया था। मतलब कि वही 60s के रेंज में आ गया था। तो 60s के रेंज में आ गया था तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट नहीं हुआ था, मतलब मेरे को थोड़ा बुरा लग रहा था कि यार एग्ज़ाम के 2 दिन पहले ये क्या कर दिया मैं। और मेरे को फीलिंग भी नहीं आ रही थी थोड़ी कॉन्फिडेंस वाली। तो फिर मैं एग्ज़ाम के जस्ट 1 दिन पहले एक और टेस्ट सीरीज लिखा, जो कि नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मेरे लिए कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूरी था। तो उस दिन जो मैं 1 दिन पहले जो टेस्ट सीरीज लिखा था उसमें मेरे बहुत अच्छा टेस्ट गया, मतलब 80 पार हो गया मार्क्स और मेरा रैंक भी बहुत अच्छा आ गया। तो उसके बाद तो अपन फुल कॉन्फिडेंस में चूर होकर एग्ज़ाम में गए थे कि अपना अब टाइम सही चल रहा है। तो एडवाइसेबल ये है कि या तो आप एग्ज़ाम के जो सबसे नियरेस्ट हो, मतलब कि अगर आप 3-4 दिन पहले आप कोई टेस्ट सीरीज लिख रहे हैं तो जो आपका टेस्ट अच्छा चला जाए उसके बाद बस आप रुक जाइए वहीं पे, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज नहीं लिखिए। तो क्या होगा कि उसके कॉन्फिडेंस आपका मेन एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, मतलब बहुत हेल्प करता है। मतलब कि आप इतना चूर रहिएगा एग्ज़ाम में ना कि आपके दिमाग में ही रहेगा यार मैं इतना अच्छा परफॉर्म करके आया हूँ तो मैं इसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा। तो ये कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम के दिन बहुत ज़रूरी होता है। फिर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, फिर एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का वेट होता है। फिर एग्ज़ाम के जैसे ही देने के बाद मैं मार्क्स जोड़ लिया था, बहुत बाद में मैं मार्क्स जोड़ा था। तो मैं जैसे ही मार्क्स में जोड़ा तो कुछ 83 मार्क्स आ रहे थे मेरे। तो 83 मार्क्स पे मेरे को लगा कि यार अच्छा मार्क्स तो बहुत ही अच्छा आ गया है।
तो मतलब मैं 1 to 10 तो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मैंने ढांडे सर को फ़ोन करके बताया कि सर ऐसा ऐसा है, तो मैं 1 to 10 तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो सर तो बहुत ही खुश हुए। तो फिर एग्ज़ाम जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन तो आपको तो मैं बता ही चुका हूँ कि मैं गेम ऑफ थ्रोन का 6वां सीज़न देख के सोया था। तो उसके बाद जब मैं सोया 6 बजे सोया, तो उसके बाद फिर ढांडे सर का फ़ोन आया कि देखो देखो रिज़ल्ट आ गया। तो उसका कहानी तो आपको पता ही है कि रिज़ल्ट जैसे ही मैं खोला तो मेरी तो धड़कनें धक 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 कर ही रही थी। तो मैंने हल्का हल्का स्क्रॉल किया तो वहाँ पे 1 लिखा हुआ था, तो मेरे को उम्मीद था कि 0 नहीं लिखा हुआ बस बगल में। तो झटके से मैंने दिया तो वहाँ पे 1 ही था, और मैं बस इंडिया का टॉपर था उस वक्त। तो उस वक्त मैं फीलिंग बता नहीं सकता हूँ, मतलब इट वाज लाइक बस आप ही हो और क्या। तो मैं फिर मेरे सारे दोस्त लोग कोल इंडिया का पेपर लिखने गए हुए थे, तो मैं आराम से रूम में खुश हो रहा था। बालकनी में जाके सोच रहा था चिल्ला दूँ कि सुनो मैं ही हूँ टॉपर, इधर देखो। लेकिन ऐसी हरकतें मैं नहीं कर रहा था, मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है। तो फिर उसके बाद फिर रिज़ल्ट आया, फिर घर वर पे बताया, सर्वर को बताया, तो फिर तो माहौल ही था। उसके बाद फिर तो आप ऐसा लगता है कि आपको सबको ही जानते हो। और उसके बाद फिर वो जो यूट्यूब वीडियो था, उसके बाद तो इतने लोग जान गए, इतने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्वेश्चन, सर आप ये आइडियल हो मेरे लिए। मतलब एक आदमी जो खुद के लिए आइडियल नहीं था वो दूसरे के लिए आइडियल बन गया। तो दैट वाज द फीलिंग दैट which everyone wants to be, and I got that, so I was very proud about it. तो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यार मैं ही हूँ जो बंदा वो जो टॉप किया हूँ। तो कभी कभी ऐसी फीलिंग्स आती है। तो ये जो 3-4 महीने जो मेरे स्टारडम के बीते, आई एन्जॉयड इट। मतलब कि सपना होता है और बहुत कम लोगों को मिलता है ये देखने को, तो मुझे मिला, मैं बहुत खुश नसीब हूँ उस चीज़ के लिए। तो उसके बाद फिर आती है आपकी पीएसयू के इंटरव्यूज़। पीएसयू इंटरव्यूज़ तो मैं तो फुल कॉन्फिडेंस में कि आई एम द फर्स्ट रैंकर। पीएसयू वाले क्या मतलब क्या ही इंटरव्यू लेंगे मेरा। तो ये सबसे आपका गलत फहमी पीएसयू इंटरव्यू में जाके फिर दूर होता है। पहला इंटरव्यू भेल का हुआ। भेल वाले तो पूरा सवाल जवाब, मतलब मैं कुछ प्रिपेयर नहीं, ऐसे ही गया सीधे। तो फिर वो सवाल जवाब किए थे कि मेरे सारे इंटरव्यू में भेल हो, कुछ भी हो, IOCL, ONGC, पावर ग्रिड, कुछ भी इंटरव्यू हो, सब मेरे से बेस बहुत सिंपल टेक्निकल पूछ रहे थे, बहुत सिंपल टेक्निकल। मतलब कि अगर कोई और रैंकर से अगर पूछ रहे हैं बहुत टफ टेक्निकल, तो मेरे से एकदम पूछेंगे कि मतलब पावर का इक्वेशन बताओ, पावर का फॉर्मूला बताओ, मतलब इतना इजी जो कि मतलब जो स्टार्ट किया प्रिपरेशन वो भी बता दे। तो वो तो मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट नहीं था। लेकिन एक क्वेश्चन जो मेरे को हर पीएसयू में अटकाया है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस पीएसयू ओनली। और ये आंसर अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही है, गलत है, गलत। आप कुछ भी आंसर दे दो, मतलब कुछ भी, मतलब कि आप कितने भी मतलब डिप्लोमेटिक हो, नथिंग गोना वर्क। तो मैंने सब कुछ साम दाम दंड भेद उस क्वेश्चन में सब कुछ ट्राई कर लिया कि ये आंसर हो सकता है, वो आंसर हो सकता है, नहीं सारे आंसर तो ऐसे ही थे। तो उसके बाद फिर यही क्वेश्चन होता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस पीएसयू ओनली, और व्हाई नॉट दिस दैट पीएसयू। तो यही क्वेश्चन मेरा तो सारे इंटरव्यू का था। उसके बाद सारे इंटरव्यू ख़त्म हो गए, बाद मतलब सिस्टमेटिक ढंग से रिज़ल्ट आ रहा है। और जो पीएसयू इंटरव्यूज़ और रिज़ल्ट का टाइम होता है बहुत, या तो आप उसमें फुल एंजॉय कर लीजिए। तो एंजॉय तो मैं इतना कर चुका था कि मैं एंजॉय कर के बोर हो चुका हूँ। तो बात ऐसी है। तो उसके बाद फिर सारे का रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट में तो सब में हो ही गया। उसके बाद फिर अब था कि आप किसको चुनिएगा, मतलब कौन से पीएसयू चुनिएगा। तो दैट इज़ स्टिल अ सस्पेंस। तो जिस वक्त मैं ज्वाइन कर लूँगा उस वक्त मैं फेसबुक पे पोस्ट डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा। जैसे मैंने रैंक 1 का डाला था, #rank1 गेट 2017, वैसे मैं जिस दिन ज्वाइन करूँगा उस दिन मैं डाल दूँगा कि मैं कौन सा पीएसयू ज्वाइन करने वाला हूँ। एक चीज़ आप लोग को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरे बारे में जानने की कि मैंने कौन सी कोचिंग में पढ़ाई की, क्योंकि आप बहुत लोग बोल रहे हैं यार ये तो अपना, इसका तो हर जगह नाम है। तो हर जगह नाम नहीं है, जहाँ जहाँ है वहाँ उसकी ऑथेंटिसिटी है। अब मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ, पूरे विस्तार में बताता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पढ़ाई की। मैंने गेट एकेडमी में क्लासरूम कोचिंग की, जो मैंने आपको बता दिया 5th सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पढ़ना। तो गेट एकेडमी में मैंने पहले क्लासरूम कोचिंग की।
जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट अपना लिख रहा था तो गेट एकेडमी और एस एकेडमी के मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी और थोड़ी बहुत लिखी थी। उसके बाद जब मैं दूसरा अटेम्प्ट लिया तो मैंने 3 जगह की टेस्ट सीरीज़ लिखी थी। गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ लिखी थी, मेडिजी की टेस्ट सीरीज़ लिखी थी और वानी की लिखी थी। वानी की थोड़ी बहुत लिखी थी और मेडिजी में मैंने क्लासरूम प्रोग्राम किया था। तो अब आपको डिटेल पता चल गया है कि जहाँ जहाँ मेरा फ़ोटो है वहाँ वहाँ क्यों है। तो जब मैं मेडिजी में, चलिए आपको मेडिजी की अपनी कुछ कहानियाँ सुनाता हूँ। तो जब मैं मेडिजी में तैयारी कर रहा था तो एक वाक़या ऐसा हुआ कि जैसे मैं तो पर्सनली ढांडे सर का बहुत बड़ा फ़ैन था, क्योंकि उनकी जो डिलीवरी है, जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है। तो ये चीज़ मेरे को तो फील होती है। अब मेरे को पता नहीं बाकी लोग का क्या सोचते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ पे मेडिजी जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा वहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि पढ़ाने के बाद मतलब फ़ीडबैक लिया जाता है टीचर्स का स्टूडेंट से और रिमार्क में कुछ लिखा जाता है। तो मैं लास्ट में बैठा हुआ था तो सारे फीडबैक कलेक्ट करके देने थे। तो मैं ऐसे ही सबका फीडबैक देख रहा था तो उसमें बहुत 2-3 लोगों के फीडबैक में ऐसा लिखा हुआ था कि रिमार्क में लिखा हुआ था, जैसे रिमार्क में आप कोई टीचर्स का नाम बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो उसमें ढांडे सर का नाम लिखा हुआ था और मैंने नहीं लिखा था वो चीज़, कोई किसी और ने लिखा था। तो मैं, अब जैसे कि आप जहाँ से आए हो, जहाँ जिस एकेडमी से आप पढ़ के आए हो, तो वहाँ के आप मतलब जो आइडल आपके हैं, मतलब जो ढांडे सर को तो मैं अपना आइडल मानता हूँ, तो जो आइडल आपके हैं उनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो तो आपको भी लगता है कि नहीं, जिस जगह से आप आए हो उस जगह के लोग मतलब बहुत मतलब फेमस है। तो मैंने उसका मतलब मैंने थोड़ा देखा उसके बारे में, तो उसमें लिखा हुआ था कि द ढांडे सर इज़ ऑल्सो वेरी गुड टीचर। और उसके बाद फिर बाकी टीचर्स का तो रिमार्क्स लिखा ही हुआ था, तो वो वहाँ पे सबमिट हो गया। तो ऐसा था कि तब मेरे को ढांडे सर का तो मैं तो लगता था कि चलो ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ के वो सर वो डायरेक्टर है। लेकिन उनके बाद उनका मेरे को फ़ैन फॉलोइंग पता चला कि उनका फ़ैन फॉलोइंग कहाँ तक है। तो फिर मैंने बात किया, तो मैंने सर को भी बताया ये चीज़ कि सर ऐसा ऐसा बात है कि आपकी तो सर फ़ैन तो मतलब एक फ़ैन तो यहाँ है ही, बाकी फ़ैन तो दिल्ली में ही बैठे हुए हैं। तो ऐसे वाक़या हुआ था। अब जैसा कि मैं अपने कॉलेज में था, तो कॉलेज में ऐसा नहीं था कि मतलब मेरा नाम उतने अच्छे मतलब स्टूडेंट्स में नहीं आता था, क्योंकि मैं हमेशा अदर एक्टिविटीज़ में लगा रहता था। तो शॉर्ट अटेंडेंस तो मेरा हमेशा ही रहता था। तो मतलब मेरे एचओडी वगैरह मेरे को उतना भाव नहीं देते थे बेसिकली। और एक वाक़या ऐसा है कि एक टीचर थे, उन्होंने मेरा 8वें सेमेस्टर में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का कोई जो प्रैक्टिकल लिखा रहता है उसका पेपर उठा के फाड़ दिया। रीज़न क्या कि मैं तो अपना लिख रहा था, बगल में एक बच्चा आया, वो बैठ गया बगल में। तो मैं अब इन्विजिलेटर तो हूँ नहीं जो मैं बोलूँगा तो उठ के मतलब साइड हो जा। मैं बोला बैठो, और वो बोला कि लिख रहा था तो मैं लिखो, और क्या, इन्विजिलेटर को कोई मतलब नहीं है तो मेरे को क्या टेंशन है। तो फिर ऐसा हुआ, उन्होंने फाड़ दिया। तो फिर वहाँ पे चलो ठीक है, उनसे जो भी हुआ उन्होंने फाड़ दिया, फिर मेरे को नया पेपर दिया, मैं लिख लिया। उसके बाद जब मेरे को जब रिज़ल्ट वगैरह आया तो मतलब मैं पर्सनली मतलब हमारे और उन टीचर की जैसे नहीं बनती थी, तो वैसा था हमारा सिचुएशन। लेकिन जब रिज़ल्ट, वो भी मेरे को उतना नहीं मतलब वो भी मेरे को गया गुजरा स्टूडेंट समझते थे। तो जब रिज़ल्ट आया तो मेरे को जूनियर्स लोग से पता चला कि टीचर अपने क्लास में बोल रहे थे कि यार वो शिवम तो अच्छा स्टूडेंट था, मैंने उसकी गलती से कॉपी फाड़ दी थी। तो वही है, गलतियों को अगर आप कुछ अच्छा कर लेते हो तो आपकी सारी गलतियाँ अच्छी हो जाती है। जब आप ड्रॉप लेते हो तो आपके पास सबसे ज़्यादा प्रेशर ये रहता है, क्योंकि लोग पूछते रहते हैं अब क्या कर रहे हो, क्योंकि आप बीटेक ख़त्म कर चुके रहते हो। तो बीटेक आप जब ख़त्म करके जब ड्रॉप ले रहे हो, सबसे बड़ा डर यही होता है कि लोग बोलेंगे कि अब तो कुछ कर नहीं रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपरेशन में क्या कर रहा है। तो लोगों की बातों को थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि मेरे से भी पूछते थे लोग कि बेटा प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छा कुछ हुआ नहीं तब प्रिपरेशन कर रहे हो। तो इस तरह की बातों को आप अवॉइड करना जितना सोचिएगा ना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको रिएक्ट मत करिए, उनके पे मतलब कुछ बोलिए नहीं, बस मुस्कुरा दीजिए, योर रिज़ल्ट विल से एवरीथिंग। क्योंकि जो लोग मेरे को यही बात बोलते थे वो आज मेरे को आगे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। तो आपका रिज़ल्ट बताएगा, आप मत बताइए कुछ। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। हाँ, और जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी अपनाइए।
ब्लाइंडली तैयारी नहीं करी। जो स्ट्रैटेजी जो मैं ड्रॉप वाले ईयर में अपनाया हूँ उस स्ट्रैटेजी को आप पहले ही अटेम्प्ट में अपनाइए। और जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं वो अपना फ़्लो मत खोइए। जो मैं 3-4 महीने का जो फ़्लो खो दिया था तो इसमें मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट मैं भूल गया था, जिस वजह से मेरे को बहुत सारी क्लासेस वहाँ पे रेगुलरली करनी पड़ी थी मेडिजी में। तो अगर आप फ़्लो नहीं खोते हैं तब आप ड्रॉप ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारा टाइम बच जाएगा और आप ज़्यादा यूटिलाइज़ कर पाएंगे टेस्ट सीरीज़ में, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ इज़ अल्टीमेट थिंग टू अचीव योर रैंक। कि जो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो कम एफर्ट में ज़्यादा गेन करने की स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से। तो ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं है कि मेरे को अचानक से कल रात में दिमाग में आ गया और मैंने ये बोल दिया, ऐसे स्ट्रैटेजी नहीं थी। वो मैंने बहुत लोगों को देखा और उसमें से कुछ सीखा है। जैसे कि मैं आपको बताया था, मैं गेट एकेडमी में मेरे बहुत दोस्त लोग थे, रोहित था, लोकेश वगैरह, उदित वगैरह सब थे। तो ये सब दया वगैरह सब, मतलब ये सब बहुत अच्छे लेवल के थे, सबके अलग अलग क्वालिटीज़ थी। जैसे रोहित था, वो इंटेलिजेंट भी था और मेहनती भी था। लोकेश भी इंटेलिजेंट था और मेहनती तो बहुत ज़्यादा था। उदित बहुत इंटेलिजेंट था लेकिन बहुत कम मेहनत करता था। दया था बहुत ही मेहनत करने वाला, मतलब कि उस लेवल का मेहनत तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, जो मेरे को पर्सनली लगता है। कोई ऑफेंड मत होना मेरे दोस्त लोग, तो ये मेरे को लगता था। तो अब मैं देखता था, मेरे को लगता था कि उदित तो बहुत अच्छे कन्वर्ट कर देगा, लेकिन यही गलती सब लोग करते हैं। ताकि एफ़र्ट लगाते, मतलब इंटेलिजेंट सब होते हैं लेकिन लोगों को लगता है कि आई नो थिंग्स, लेकिन जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा, मेहनत इन द सेंस कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करिएगा, मतलब टेस्ट सीरीज़ वाला मेहनत नहीं करिएगा तो रिज़ल्ट नहीं आएगा। उदित और लोकेश का थोड़ा इंसिडेंट आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि मैंने कहाँ से क्या सीखा। लोकेश और उदित एक ही रूम में रहते थे और दोनों ही टेस्ट सीरीज़ लगाते थे, दोनों ही सेम लेवल का मेहनत करते थे। लेकिन रोहित क्या करता था कि वो अपनी गलतियों से सीखता था, मतलब कि वो जिसको मिस्टेक्स होते थे उसको देखता था। और लोकेश का क्या था कि वो मार्क्स देखता था कि उसके कितने मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अब जैसे कि मैं ये इसलिए कंपेयर कर पा रहा हूँ, तो एक का रैंक आया है और दूसरे का थोड़ा कम रैंक आया था, इसलिए मैं कंपेयर कर पा रहा था। तो मैंने देखा कि ये चीज़ जो मैंने देखा कि जो टेस्ट सीरीज से सीखने वाला जो चीज़ था वो मैं रोहित से ही बेसिकली ग्रास्प किया हूँ। और हाँ, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं कि रोहित वाज माय टारगेट, तो उसको बीट करना और मतलब तो वो उसको बीट करने का जो खुशी था, अब बीट करने के बाद रोहित को जो खुशी था, मतलब मेरे को ही नहीं, रोहित भी इतना मेरे लिए हैप्पी था कि यार तू तो मतलब जो बीट किया तो मेरा दोस्त किया। तो वो चीज़ खुशी थी हम लोग के बीच में। तो वो जो मोमेंट होता है फ्रेंडली कंपटीशन, और कंपटीशन के बाद रिज़ल्ट आने के बाद भी जो माहौल होता है, वो चीज़ आप लोग अगर आप कंपटीशन करिएगा अपने दोस्तों के बीच में तो वो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो और हाँ, और बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स थे जो मेरे को क्लास में विशाल सर भी बताते थे, तो वो सब शॉर्ट ट्रिक्स भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। और ढांडे सर का तो डिटेलिंग में मतलब वो तो इफ़ ही टेल्स एनीथिंग यू जस्ट नो एवरीथिंग, मतलब कि वो तो पूरा डिटेल में ही बता देते हैं। तो ये सब चीज़ें तो इंसिडेंट्स थी मेरे जो गेट एकेडमी की। और हाँ, मैं अब आपको कुछ एक स्टेप्स बता देता हूँ जो मेरे को लगता है कि जो मैं अपने प्रिपरेशन के दौरान मैं एक फार्मूला नहीं, एक तरीका डिराइव किया हूँ कि ये एक तरीका एक बेस्ट सूटेबल तरीका है। पहला कि आप सब्जेक्ट को पढ़िए, पहले एक रीडिंग मार लीजिए। दूसरा, मिनिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या फिर ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं लगाइए, कोई मटेरियल है आपके पास तो वो मटेरियल कंप्लीट कर लीजिए। तीसरा स्टेप है टेस्ट सीरीज़ दीजिए, टेस्ट सीरीज़ की गलतियों को से शॉर्ट नोट्स बनाइए और फिर से जो आपका सब्जेक्ट हो चुका है उसको रिवाइज़ करिए। ये एक तरीका है, अगर आप इसको पूरा फॉलो कर लिए गारंटी आपका रैंक आएगा, गारंटी। ज़्यादा आप रिसर्च मत करिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, क्योंकि या तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे होंगे। देखिए, जो आपको पढ़ा रहे हैं ना वो आपसे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा फेथ तो टीचर पे रखिए जो आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप नोट से पढ़िए या फिर किसी के मटेरियल, किसी कोचिंग वगैरह के मटेरियल से पढ़िए। बुक से आप तभी प्रेफर करिए जब आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है किसी टॉपिक पे, तभी आप बुक्स को खोल के देखिए, उससे ज़्यादा बुक्स को रिक्वायरमेंट नहीं है।
बहुत लोगों को डिस्ट्रैक्शन रहता है कि हाँ, इस एज में डिस्ट्रैक्शन होना बहुत मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप कुछ अलग करिएगा तभी कुछ अलग आपको मिलेगा ना। जैसे मेरा तो सिंपल सा था, नो FB, नो व्हाट्सएप, नो गर्ल्स। तो ये चीज़ थोड़ा तो आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा खुद पे, मतलब इन डिस्ट्रैक्शन से अलग रहने की। क्योंकि सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है ना कि आपके लिए पहले आपका जॉब होना ज़रूरी है। आपके हाथ में अगर जॉब नहीं रहेगा, आपके पास कुछ रहेगा नहीं, तो आप प्रेजेंटेबल तो नहीं रहोगे, ऑब्वियसली बात है। तो आप सबसे पहले कुछ मुकाम हासिल करिए, उसके बाद अगर आपको डिस्ट्रैक्ट होने का है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेगी डिस्ट्रैक्ट होने की। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, मतलब आप समझ सकते हैं, लेकिन अब वो आप पे ऊपर है। तो या तो आपको चाहिए कम ऑप्शन और ज़्यादा एफर्ट, या तो आपको चाहिए एक बार का एफर्ट और हमेशा के लिए ऑप्शंस। इट्स अप टू यू। मैं कुछ लोगों को बहुत मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई वांट टू थैंक्स यू। उनमें जैसे कि मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे ड्रॉप ईयर में मेरे लिए इतना अच्छा सपोर्ट का काम किए थे। जैसे एक शुभम, उसका एक ही चीज़ कहना है, भाई तुमको जो भी गलती करना है एग्ज़ाम से पहले कर ले। मैं तो मतलब एग्ज़ाम के दिन तू अपना बेस्ट दे, क्योंकि तुम्हारे में कैपेबिलिटी है, और एग्ज़ाम के दिन कोई ब्लंडर नहीं करना। लड्डा, नीरज, ये सब लोग मेरे इतने सपोर्ट थे, मतलब कि मीन्स यू विल बी, इफ़ यू आर टेकिंग द ड्रॉप ना, यू विल फील लाइक लेफ्ट आउट। मतलब आपको लगता है कि आप अलग हो गए हो, आप थोड़े कट हो गए हो। मतलब लोग ऐसे ही प्रिपरेशन होता है, लेकिन उसमें भी आपको कुछ लोग ऐसे चाहिए जो आपका हमेशा सपोर्ट करे। माँ बाप तो आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे ही, वो तो है। उनके अलावा भी ये लोग जो दोस्त हैं उन्होंने सपोर्ट किया। और हाँ, देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको कोई लोग से गाइडेंस चाहिए, तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं हो कि वो एकदम अचीव किया हुआ आदमी हो, उसी से आप गाइडेंस ले सकते हो। जैसे कि बहुत से लोग हैं कि मेरे से गाइडेंस मांगते हैं कि सर मैं क्या करूं, मैं आपको एग्जैक्टली फॉलो करना चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं है, एग्जैक्टली मत फॉलो करिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। क्योंकि जितना मैं आपको बताना था मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। यही मेरी स्ट्रैटेजी थी, यही है। अब अगर आप सोचिएगा कि मैं आपके लिए रोज़ आपका टाइम टेबल बनाऊं, आपको मतलब जज, मतलब हमेशा आपके लिए खड़ा रहूं कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो आप तो देख रहे हैं कि इतने सारे लोग हैं, मैं इतना तो आपके लिए नहीं कर सकता हूं। मैं जितना हो सकता है मैं आपके लिए बता चुका हूं कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। गेट एकेडमी 2 चीज़ों के लिए ना मेरे लिए बहुत मायने रखती है। पहला तो प्रिपरेशन है ही, मेरी तैयारी स्टार्ट कराने और मेरे सब कुछ मतलब बिगनिंग मेरा इंटरेस्ट डेवलप करने, और मतलब मेरे को एटलीस्ट उस लेवल तक ले जाने के लिए तो गेट एकेडमी में बहुत बड़ा हाथ है ही। और दूसरा चीज़ कि मोरल सपोर्ट के साथ साथ ना अपने मतलब चीज़ों को एंजॉय करने के लिए, मतलब कि मतलब ढांडे सर, सुजय सर, ये सब मेरे फैकल्टीज़ हैं ही। मतलब मेरे लिए तो टीचर के ही हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द टीचर दे ऑल्सो मतलब अ वेरी गुड फ्रेंड। मतलब वो बहुत अच्छे तरह से आपको लाइफ एंजॉय करने में हेल्प करेंगे। तो मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स करता हूँ। देखिए, मैंने तो अपना काम कर दिया, मेरी तो रिज़ल्ट आ गई, लेकिन इसको एंजॉय करने के लिए आपके मतलब इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए आपके साथ लोग होने चाहिए। तो उनकी कोचिंग है, वो तो बात अलग चीज़ है। साथ में जो हम लोग एंजॉय करते हैं ना, वो चीज़ आप लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग के बीच में क्या बॉन्डिंग है। इसलिए तो मैं ढांडे सर, सूजय सर, विशाल सर, दास सर, तो ये सब फैकल्टीज़ लोग हैं जिनको मैं बहुत क्लोजली थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और मैं बोल चुका भी हूँ। और हाँ, जो लोग फ्रेशर्स के बाद जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, इनका थोड़ी सी कम रैंक, मतलब पीएसयू थोड़े से रैंक्स पे मिस हो रही है। जैसे कि मान लीजिए जिनका 200 से, मान लीजिए जिनको पीएसयू थोड़ा सा मिस हो गया, जैसे कि 300 से रैंक से लेके 1000 रैंक तक, मान लीजिए जो सोच रहे हैं, इस डिलेमा में है कि मैं प्लेसमेंट जाऊँ या ट्राई करूँ, एक अटैम्प्ट और लूँ, तो मेरा तो सजेशन आपको यही है कि एक अटैम्प्ट और लेके देखिए। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो दूसरे अटैम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है जिसका 3rd रैंक आया है, रवि तेजा। मतलब वो भी, उसका भी पिछले साल कुछ 1000 के आसपास रैंक थी, तो उसने 2nd अटैम्प्ट में बहुत अच्छा कन्वर्ट किया, मतलब 3rd रैंक आया है उसका। मतलब आप चांस ले सकते हैं दूसरा अटैम्प्ट। टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट तैयार हो चुका है। जिस सब्जेक्ट में आपको डाउट होगा उसी सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड करिएगा, अगर आप ड्रॉप ले भी रहे हैं तो।
बाकी ऑल द बेस्ट। और वही मेरा पुराना आपके लिए संदेश, इफ़ आई कैन देन यू विल।